हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है अधिगम और शिक्षण। अधिगम और शिक्षण, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है अवधान विकास में शिक्षक की भूमिका। इसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है आयु एवं योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, भाग 2। नेक्स्ट टॉपिक है आयु एवं योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। आयु एवं योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, यानी अवधान विकास में शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की आयु एवं योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करके बालकों का ध्यान अपनी विषय वस्तु पर केंद्रीकरण कर सकता है। जब छात्रों की योग्यता एवं मानसिक स्तर के को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है तो छात्र उसमें अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि वह विषय वस्तु उनके लिए सरल एवं उनके स्तर के अनुरूप होती है। इसके विपरीत छात्रों को जब उनकी योग्यता और मानसिक स्तर के आधार पर या उनके अनुरूप विषय सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो वह उस तरफ ध्यान अपना नहीं दे पाता या न के बराबर उनका ध्यान उस तरफ होता है। अतः अवधान विकास के लिए विषय वस्तु का छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना आवश्यक है। यह नहीं कि बालक 5th स्टैंडर्ड का बालक है और हम उसको पढ़ा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का, तो बालक के सर के ऊपर से ऐसी चीज़ें जाती हैं और वह उस तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक जो है बालकों की योग्यता और उनके आयु के अनुसार, उसकी मानसिक स्तर के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार जो है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करें। फिर है शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग। अब जो है शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग, यानी शिक्षण सूत्र में के उचित उपयोग से भी शिक्षक छात्रों के अवधान को विकसित कर सकता है। जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाकर, यानी बालक को पहले हम सामान्य ज्ञान देंगे और उसी सामान्य ज्ञान के आधार पर उनको विशिष्ट ज्ञान देंगे। यानी बालक जो बातें जानते हैं उन बातों को पहले बताकर फिर जो अनभिज्ञ है जिन बातों से, उन बातों को बताना और सरल से कठिन की ओर ले जाकर। इन शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से छात्रों के अवधान के पूर्ण विकास की संभावना होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में छात्रों की रुचिपूर्ण विषयों को ज्ञात कराते हुए नवीन ज्ञान की ओर ले जाया जा सकता है। इसीलिए जो है विद्यार्थियों का अवधान या ध्यान केंद्रीकरण करने के लिए शिक्षक जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ता है। पहले जो बातें जानते हैं उन बातों को बताते बताते उसी के साथ ही नवीन ज्ञान जोड़ता है। इस प्रकार छात्र के अवधान का विकास तीव्र गति से होता है। फिर मानसिक थकान का उन्मूलन।
अब इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों को सदैव मानसिक थकान से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब एक साथ कंटिन्यू जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय बालक जो है मानसिक थकान महसूस करते हैं। जब भी छात्र मानसिक थकान का अनुभव करे तो शिक्षक को विभिन्न खेलों, कविताओं एवं पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं हैं उनसे जो है मानसिक थकान समाप्त की जा सकती है। यानी पढ़ाई के साथ साथ बालकों को कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, कविता सुनाना, कहानी सुनाना और जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं उन गतिविधियों को और उन क्रियाओं को करवाना, इससे जो है उनकी मानसिक थकान दूर होगी और अवधान के प्रति उनका ध्यान केंद्रीकरण होगा। इसके उपरांत उन्हें शिक्षण प्रदान करना चाहिए, उनके अवधान का विकास होगा तथा छात्र प्रत्येक तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार एक शिक्षक विभिन्न माध्यमों से छात्रों की थकान को दूर करते हुए उनके अवधान का विकास कर सकता है। यानी पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी खेल से संबंधित गतिविधियां करवा दी, विद्यार्थियों से कविता पूछ ली, उनको कहानी सुना दी, इस प्रकार की। उसके बाद है छात्रों की मनोदशा का ध्यान। छात्रों की मनोदशा का ध्यान। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है विद्यार्थियों की मनोदशा का ज्ञान। यानी शिक्षक को छात्रों की मनोदशा का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शिक्षण कार्य शुरू करना चाहिए। यानी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, वह किस प्रकार की विषय वस्तु को पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार से अनेक अवसरों पर छात्रों का मन कभी कहानी सुनने को होता है, कभी कविता सुनने को होता है या फिर कभी कुछ ऐसी गतिविधि करने को होता है। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक उनकी मनोदशा को ज्ञात करते हुए उनको कहानी या कविता पाठ सुनने की अनुमति प्रदान कर दे तो छात्र की अवधान क्षमता है उसका विकास तीव्र गति से होगा। इसके विपरीत जब शिक्षक छात्रों की मनोदशा का ध्यान न रखते हुए अपनी इच्छा के अनुसार गतिविधियां करवाता है, उनको पढ़ाता है या उनमें लगाने का प्रयास करेगा, तो ऐसी स्थिति में छात्रों का जो अवधान है वह एकदम न्यून गति से होगा। यानी विद्यार्थियों को उनकी मनोदशा के आधार पर ही शिक्षण कार्य करवाना। फिर कक्षा कक्ष प्रबंधन। कक्षा कक्ष प्रबंधन अब है जो शिक्षक अपनी कक्षा को प्रबंधित एवं उचित रूप से विकसित करता है, जैसे बैठने की उचित व्यवस्था होती है, कक्ष छात्रों के लिए आवश्यक सामान होता है, प्रकाश है, स्वच्छ वातावरण है, वायु है, ये सब अगर प्रवेश की व्यवस्था, कक्षा कक्ष का आकार है, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। यानी कक्षा कक्ष का प्रबंध जो है वह विद्यार्थियों के अनुसार होना चाहिए। उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था होना, हवा की व्यवस्था होना, प्रकाश होना, लाइट का होना। तो इस प्रकार जब छात्रों को उचित शैक्षिक पर्यावरण उपलब्ध होगा या उनके अनुसार उनको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध होगा, तो इस स्थिति में छात्रों के अवधान में विकास की गति तीव्र होगी। ये नहीं कि बच्चे है ना गर्मी में बैठे हैं, अगर यदि ऐसा भी है तो उनके अवधान में ये भी बाधित होता है। इसके विपरीत अनुचित एवं अनियंत्रित व्यवस्था में बैठकर छात्र किसी शैक्षिक एवं अशैक्षिक क्रिया पर अपना अवधान केंद्रित नहीं कर सकते। यानी हम ये कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष का जो वातावरण प्रबंधन हो वह ठीक प्रकार से होना चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधान में अपना ध्यान लगा सके। फिर नियंत्रण का अभाव। अब है अवधान विकास के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों पर अनुचित नियंत्रण या प्रतिबंध न लगाया जाए। यानी अवधान के लिए यह भी उचित है कि कक्षा में शिक्षक के जाने के बाद उन पर अनुचित रूप से जो प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे बोलना नहीं, बात नहीं करना,
इस प्रकार से, क्योंकि अनुचित नियंत्रण एवं प्रतिबंध छात्रों के भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न करता है। एक शिक्षक जब क्लास में एंटर होता है और एंटर होते ही विद्यार्थियों को यदि डांट देता है या किसी चीज़ के लिए प्रतिबंध कर देता है तो विद्यार्थी का जो है अवधान वह केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अतः अवधान विकास के लिए नियंत्रण का अभाव एवं आत्मानुशासन की भावना का विकास शिक्षक के अनिवार्य रूप से अपने छात्रों को करना चाहिए। उसके बाद है छात्रों की समस्याओं का समाधान। छात्रों की समस्याओं का समाधान। अब जो है छात्रों के अवधान विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनका मन जो है वह तनाव मुक्त होना चाहिए। यानी जब तक विद्यार्थी का मन तनाव में रहेगा या विद्यार्थी खुद तनाव में रहेगा तब तक वह जो है शिक्षण कार्य में अवधान केंद्रित नहीं कर पाएगा। यदि छात्र किसी समस्या तनाव से ग्रसित है तो ऐसी स्थिति में उसके जो अवधान है उसका अवधान का विकास संभव नहीं होगा। अतः शिक्षक सभी छात्रों से आत्मीयता से व्यवहार करें, उनकी व्यक्तिगत और शैक्षिक समस्याओं को जानना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और अवधान यथासंभव उनका समाधान करना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी को जो भी समस्याएं आती है, चाहे शैक्षिक शिक्षा से संबंधित, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित या फिर अन्य किसी प्रकार की यदि बालकों को समस्या हो रही है तो शिक्षक को ये चाहिए कि उनके बालकों के साथ ऐसा व्यवहार रखे ताकि वह अपनी समस्याओं को डिस्कस उस शिक्षक के साथ कर सके। ऐसा यदि होगा तो वह उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा और विद्यार्थी जो है अवधान केंद्रित कर पाएंगे। अतः इससे ये स्पष्ट होता है या हम ये कह सकते हैं कि अवधान विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कुशल शिक्षक जो है अपने सार्थक प्रयासों के माध्यम से छात्रों को अवधान का विकास कर सकता है तथा उनके अधिगम स्तर को उच्च बना सकता है। इसलिए शिक्षक के उपरोक्त प्रयासों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अतः शिक्षक जो है अपने प्रयासों के माध्यम से छात्रों के अवधान का विकास करते हुए उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है या सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि शिक्षक जो है वह विद्यार्थी को एक सांचे में डालता है। इसलिए ये कहा है कि शिक्षक वह माध्यम है जिसके जरिए जो विद्यार्थी है, छात्र है, उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अब आज का आपका गृहकार्य। शिक्षक की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है। अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।